तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एस ब्लॉक आप जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखे होंगे। तो ये एस ब्लॉक है, फिर बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट को रखा गया है और लास्ट में ये पी ब्लॉक को रखा गया है। फिर नीचे आप जानते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से बाहर नीचे के तरफ रखा गया है, जिसमें 2 कैटेगरी बनाया गया है। इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नाम देंगे। तो इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो स्पेशली हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आप डिस्कशन करेंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट एक्चुअली ये जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप बनाया गया है। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ये ग्रुप 1, ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में एलिमेंट आने वाले कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम है। तो एक्चुअली एस ब्लॉक में जानते हैं कि ये एस सबसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए एस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 ग्रुप्स भी बनाए गए हैं। तो इनके पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर या कैलकुलेशन आप पढ़े होंगे पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में। तो क्या करते हैं कि एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जैसे हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें तो 1s2 2s1 है। फिर बेरिलियम का 1s2 2s2। तो लास्ट सेल नंबर को हमेशा पीरियड नंबर कहते हैं। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लीजिए और लास्ट सेल नंबर यानी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वही हमेशा पीरियड नंबर होता है। तो यहाँ फिलहाल लिथियम और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, तो इनका पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड नंबर 2 मिल जाएगा। पीरियड के बाद से ब्लॉक का कैलकुलेशन करते हैं। तो ब्लॉक कैसे फाइंड करेंगे कि किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंट्री करता है उसी ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग उस एलिमेंट का ब्लॉक डिसाइड करते हैं। तो यहाँ लिथियम बेरिलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंट्री कर रहा है, इसलिए ये एलिमेंट जो है एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएंगे। फिर ग्रुप नंबर, और ग्रुप नंबर जो है एलिमेंट के ब्लॉक के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो एक्चुअली हमें पता चल गया है कि ये लिथियम बेरिलियम यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर जो होता है लास्ट सेल के एस ऑर्बिटल जितने इलेक्ट्रॉन है वही उनका ग्रुप नंबर है। तो लिथियम का ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और बेरिलियम का ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग है। तो ये फर्स्ट ए है और बेरिलियम इन एस ब्लॉक में ग्रुप 1 के एलिमेंट फर्स्ट ए में भी रख सकते हैं और ग्रुप 2 वाले को सेकेंड ए में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप आप इजीली आप फाइंड कर सकते हो। अब ग्रुप 1 एलिमेंट के पर स्पेशली हम लोग डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। तो ग्रुप 1 एस ब्लॉक में तो एलिमेंट कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इन एलिमेंट्स का यदि एटॉमिक नंबर आपको भी नहीं याद है तो इजीली आप इनर्ट गैस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर अगर याद हो तो इजीली फाइंड कर सकते हो। या बहुत लोग जो है ट्रिक भी बनाते हैं कि आप इसको जो है ट्रिक के अकॉर्डिंग याद कर लो। तो अक्सर आप पीरियोडिक टेबल में देखते होंगे ग्रुप 1 में ऊपर हाइड्रोजन को
रखा गया, लेकिन हाइड्रोजन का पोजीशन डिसाइड नहीं है। तो याद क्या कर सकते हैं, हौलीना की रब से फरियाद, ऐसे बहुत सारे ट्रिक बनाए गए। फिर सुन लो, हौलीना की रब से फरियाद। और इनके एटॉमिक नंबर याद रखना है, तो आप सिर्फ जो है इनर्ट गैस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखो। कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडान, आगे जो है ओजी, अग्निसॉन भी है। तो इनके एटॉमिक नंबर, एलिमेंट को जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडान 10 बार कहो तो याद हो जाएगा। एटॉमिक नंबर जैसे घर का मोबाइल नंबर याद हो, वैसे इनके एटॉमिक नंबर को भी याद रख लो। तो 2, 10, 18, 36, 54, 86, लास्ट में 118, 118। तो इस तरह से 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118 ऐसे 10 बार कहो तो याद हो जाएंगे। तो इन एलिमेंट्स का लिथियम जो है ग्रुप 1 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद करना हो, तो सामने वाले जो इनर्ट गैस एलिमेंट है इनके एटॉमिक नंबर में आप 1 ऐड कर दो तो इनके एटॉमिक नंबर मिल जाएंगे। जैसे लिथियम का तो ये तो सबको याद है, तो देखो हीलियम में 1 ऐड किया 3 मिल गया, 10 में 1 ऐड करो 11, 18 में 1 ऐड करो तो 19, ये 37 हो गया, 54 हो गया, फिर 86 में 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 87 हो गया। तो इस तरह से इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आप इजीली जो है याद रख सकते हो। तो इसके बाद ये एलिमेंट्स जो है इनके एबंडेंस की बात करें तो नेचर में ये सोडियम है, पोटेशियम है, एनिमल प्लांट्स में यानी लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं सोडियम पोटेशियम है। एबंडेंस, परसेंटेज एबंडेंस की यदि हम लोग बात करेंगे तो ये एलिमेंट्स इनका परसेंटेज जो एबंडेंस है, एबंडेंस के सीक्वेंस में परसेंटेज एबंडेंस में लार्जेस्ट अमाउंट में सोडियम पाया जाता है। सोडियम के बाद पोटेशियम मिलता है, फिर पोटेशियम के बाद रुबिडियम, तब लिथियम, फिर ये सीजियम मिलता है, सीजियम। तो इनके परसेंटेज एबंडेंस के ये डिक्रीजिंग आर्डर है परसेंटेज एबंडेंस का, तो इस सीक्वेंस को थोड़ा ध्यान रखो। सीक्वेंस ग्रुप में जैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उस सीक्वेंस को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये परसेंटेज एबंडेंस नेचर में पाए जाते हैं। तो लार्ज अमाउंट में यहाँ पर सोडियम मिल रहा है और स्मॉल अमाउंट में सीजियम मिल रहा है। तो ये अभी रिएक्टिविटी आप आर्डर देखेंगे तो एक्चुअली ये एलिमेंट्स जो हर एक पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट, और लार्जेस्ट रेडियस वाले एटम होते हैं, और वैलेंस में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी वेरी हाई होती है। आयनस एंथैल्पी भी वेरी लो होता है रेडियस हाई होने की वजह से। तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलते, ये कंबाइंड फॉर्म में अपने मिनरल्स एंड ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो एबंडेंस हो गया इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फिर फ्रेंशियम है। तो लिथियम का एटॉमिक, अभी आप एटॉमिक नंबर भी आप लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 हो गया, 11, 19, 37, 55, 87, ये एटॉमिक नंबर हो गए इनके। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 1s2, 2s1 हो गया। देखो 1s2 जो है हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन को गेन किया है, तो हम इजीली लिख सकते हैं यहाँ पर इनर्ट गैस एलिमेंट हीलियम, फिर लास्ट सेल का ही कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 2s1 हो गया। ऐसे ही सोडियम का यदि शॉर्टकट में इसके जैसा लिखना चाहते हैं तो आप इनर्ट गैस एलिमेंट हीलियम के बाद नियॉन मिलता है, तो नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये यहाँ 2s1 लिखे हो तो यहाँ पर 3s1 हो जाएगा। ऐसे ही पोटेशियम का आर्गन 18 भर दो, फिर इलेक्ट्रॉन 1 बचा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 1, तो अब 4s1 हो गया। वैसे ही रुबिडियम का ये इनर्ट गैस एलिमेंट को लिख करके आप ये लिख सकते हो, जैसे आर्गन के बाद से
क्रिप्टन हो गया 36, तो ये 5s1 हो गया ये। फिर सीजियम है, जेनान जो है 54, 1 बचा 55, तो 6s1 हो गया। और ये रेडन रेडान है आरएन, तो ये 7s1 हो गई इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर के हम लोग क्या एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इन एलिमेंट्स के लास्ट सेल में ओनली वन इलेक्ट्रॉन है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो इन एलिमेंट्स की जो जनरल ये लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, इनर्ट एलिमेंट लिख सकते हैं, इनर्ट गैस, फिर NS1। तो लास्ट सेल में ओनली वन इलेक्ट्रॉन है इनर सेल का, ऑक्टेट इनका कंप्लीट है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ये गेन कर चुके हैं। तो और ये वन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है एक तरह से देखिए तो ये इजीली जो है ये वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं साइज हाई होने की वजह से। तो इनकी रिएक्टिविटी वेरी हाई होती है और ये मेटेलिक बाइंडिंग जो बनाते हैं मेटल्स होने के नाते, तो इनकी आपस में मेटेलिक बाइंडिंग भी थोड़ा सा मतलब वीक होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन है तो इनकी वैलेंसी भी 1 होगी, लास्ट सेल में ओनली वन इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन से हम पता करते हैं कि वैलेंसी इनकी कितनी है, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है इजिली। तो उसके बाद से फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाइए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। तो इनके एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई एक्चुअली हर एक पीरियड में ये फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, तो हर एक पीरियड में इनकी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई लार्जेस्ट होती है। जैसे पीरियड 2 की बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ऐसे आगे चलते चलते जो है फ्लोरीन तक हम लोग एंट्री करें। एटॉमिक नंबर एक्चुअली इनके सेल नंबर जो है सेम है, सेम पीरियड के एलिमेंट्स में सेल नंबर भी सेम ही मिलते हैं। तो पीरियड में हम लोग बात करें तो जैसे 3, 4, 5 ऐसे, फ्लोरीन में 9 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जो अल्कली मेटल है ग्रुप 1 का एलिमेंट, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन सबसे मिनिमम प्रोटॉन है, सबसे लेस प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन अगर कम है तो न्यूक्लियर फोर्स कम होगा। तो आप कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग आप फार्मूला पढ़े होंगे, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ ये न्यूक्लियर फोर्स है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ये रेडियस है यानी साइज है, ये न्यूक्लियर चार्ज है Q1 Q2। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ ये न्यूक्लियस में चार्ज कम, चार्ज न्यूक्लियर चार्ज कम है, सबसे कम है, तो यहाँ फोर्स कम होगा यानी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस का। तो रेडियस क्या होगी, रेडियस बड़ी होगी, यानी फोर्स और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स डिक्रीज करेगा तो रेडियस इंक्रीज कर जाएगी, फोर्स रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। तो हर एक पीरियड में इनर्ट गैस अल्कली मेटल का जो रेडियस है लार्जेस्ट रेडियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ फोर्स कम होने के वजह से, और जेड इफेक्ट भी कम लगता है न्यूक्लियस का। जेड इफेक्ट आप स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप कैलकुलेट किए होंगे, तो इसमें आपको मिलेगा लिथियम में सबसे लोवेस्ट जेड इफेक्ट मिलेगा। तो जेड इफेक्ट निकालने के लिए क्या है कि जेड माइनस सिग्मा यानी स्लेटर्स कांस्टेंट या सेलिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करके आप एटॉमिक नंबर में से आप इजीली जो है माइनस करके जेड इफेक्ट फाइंड कर सकते हो। ये पहले आप पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये एटॉमिक आयोनिक रेडियस है। तो हर एक पीरियड में अल्कली मेटल का एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई लार्जेस्ट होता है ड्यू टू लेस न्यूक्लियर चार्ज एंड जेड इफेक्ट। तो न्यूक्लियस में फोर्स कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इजीली जो है नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, तो सेल की श्रिंकिंग नहीं होगी, तो साइज लार्ज ही रह जाएगा। तो इनके अपने ही ग्रुप में यदि बात करें इनके साइज की, तो ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम
फ्रेंशियम छोड़िए, फ्रेंशियम तो एक्चुअली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो लिथियम से सीजियम तक की बात करें तो लिथियम पीरियड 2 का एलिमेंट है, सोडियम पीरियड 3 का एलिमेंट। ऐसे 4, 5, 6 ये नंबर ऑफ सेल है जो एलिमेंट जिस पीरियड का है। हाफ जो सर्किल है वो सेल नंबर का इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, ग्रुप में टॉप टू बॉटम तो इनके सेल नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। तो सेल नंबर इंक्रीज करने की वजह से इनके साइज इंक्रीज कर जाते हैं, इन्हें रेडियस इंक्रीज करता है, चाहे वो एटॉमिक रेडियस हो या आयोनिक रेडियस। तो इस तरह से एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप फर्स्ट the atomic and ionic radii of elements increases. This is because of the increasing number of cell. सेल नंबर इंक्रीज करने की वजह से साइज इंक्रीज कर जा रहा है। तो लार्जेस्ट साइज वाला अगर एटम को अगर देखा जाए ना, यहाँ सीजियम है, याद रख लो। लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस वाला कोई एलिमेंट है तो सीजियम है। अब तक जितने भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है उनमें लार्जेस्ट ऐसा स्टेबल एलिमेंट जिसका रेडियस सबसे लार्जेस्ट हो तो वो सीजियम आता है। और स्मॉलेस्ट रेडियस वाला एलिमेंट आप जानते हैं ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट रेडियस वाला एलिमेंट है और सीजियम लार्जेस्ट रेडियस वाला एलिमेंट है। ओके, इससे भी लार्जेस्ट साइज वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बट वो स्टेबल एलिमेंट नहीं। तो ये रेडियस की एटॉमिक आयोनिक रेडियाई की बात हो गई कि हम क्या देख रहे हैं कि पीरियड में अल्कली मेटल की हर एक पीरियड में, यानी इन ईच पीरियड अल्कली मेटल है लार्जेस्ट एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। दिस इज बिकॉज ऑफ द लोवेस्ट न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर एंड जेड इफेक्ट। ओके, तो ये एटॉमिक आयोनिक रेडियाई हो गया। फिर इसके बाद डेंसिटी की बात कर लीजिए। डेंसिटी जनरल रूल क्या कहता है डेंसिटी में कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एक्चुअली एटॉमिक मास एंड वॉल्यूम दोनों ही इंक्रीज करते हैं साथ साथ में, इसलिए डेंसिटी जो जनरली इंक्रीज कर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा एक एक्सेप्शन आता है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो यहाँ पर एक्चुअली पोटेशियम का रेडियस जो है लार्ज है सोडियम के कंपेरिजन में, क्योंकि नंबर ऑफ सेल भी अधिक है ना, 1 2 3 4 है, ये 1 2 3। सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो साइज लार्ज होने की वजह से इसका डेंसिटी भी लार्ज होना चाहिए। लेकिन है क्या कि पोटेशियम का यानी सोडियम पीरियड 3 से जब 4 में एंट्री करते हैं तो पोटेशियम का जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ सेल भी ज़्यादा है तो वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पर मास बाई वॉल्यूम का जो रेशियो है वो थोड़ा सोडियम के कंपेरिजन में कम मिल जाता है। तो डेंसिटी एक्चुअली लिथियम की डेंसिटी लोवेस्ट है, उसके बाद से पोटेशियम, तब सोडियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो इस पर डेंसिटी में थोड़ा ध्यान रखो, सोडियम एंड पोटेशियम पर यहाँ पर जो है थोड़ा सा रेगुलर सीक्वेंस में डिस्टर्बेंस है। तो लिथियम की साइज लोवेस्ट है यहाँ पर, सीजियम की साइज हाईएस्ट है, एटॉमिक मास भी हाई होने की वजह से यहाँ। तो पोटेशियम का जो डेंसिटी है सोडियम के डेंसिटी से कम है, लो। एटॉमिक मास बाई वॉल्यूम रेशियो जो है कम होने की वजह से ऐसा कंडीशन है। तो ये डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है ये टॉप टू बॉटम। इसी सीक्वेंस में पोटेशियम पहले रखेंगे, सोडियम बाद में रखेंगे, तो ये डेंसिटी है ये। के बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम होते हुए सीजियम तक आइए, सीजियम CS। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम यदि मूव करते हैं, इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसी ग्रुप में ही एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ किसी दूसरे ग्रुप के एलिमेंट से कंपेयर नहीं करेंगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो अभी हम लोग रेडियस के बारे में हम लोग देखें कि रेडियस इनका हर एक पीरियड में लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट रेडियस वाले एलिमेंट है ये अल्कली मेटल।
तो साइज लार्ज होने की वजह से इनकी साइज एक्चुअली लार्ज है। जैसे मान लीजिए हम जो है लिथियम की यदि बात करें तो एक लिथियम दूसरे लिथियम एटम से जब कंबाइन करेगा और पीरियड में साइज एक्चुअली लार्ज है, तो लार्ज साइज होने की वजह से दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लार्ज होते हैं। डिस्टेंस लार्ज है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स वीक लग जाता है, वीक फोर्स लगते हैं, क्योंकि इनर सेल वाले तो शेल्डिंग इफेक्ट भी तो डेवलप करते हैं। तो वीक फोर्स होने की वजह से इनके दो एटम के बीच की जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो वीक हो जाता है, पुअर मेटेलिक बॉन्डिंग हो जाती है। तो पुअर मेटेलिक बॉन्ड लार्ज साइज की वजह से न्यूक्लियस का फोर्स वीक लगता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर। तो यहाँ पर फोर्स वीक होने की वजह से इनको हीट ब्रेक करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट जो कम सप्लाई करना पड़ता है, तो इसीलिए इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है काफ़ी लो होते हैं अदर डी ब्लॉक जो मेटल्स हैं उनके कंपैरिजन में। और साइज लार्ज होने की वजह से वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होने की वजह से ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट। लिथियम सोडियम पोटेशियम है तो सॉफ्ट होने की वजह से इनको जो है नाइफ से जो है इजीली हम कट कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पर एक्चुअली टॉप टू बॉटम हम जाएंगे तो एटॉमिक मास इंक्रीज कर जाते हैं। टॉप टू बॉटम मूव करने पर एटॉमिक मास इंक्रीज करते हैं, तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रेगुलर वे में जो है इंक्रीज कर जाता है, डिक्रीज करता है सारी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है, लो होने की वजह से एक्चुअली मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वीक हो जाता है। अब सीजियम की साइज बहुत सबसे लार्ज हो गया है, लार्ज साइज होने की वजह से यहाँ डिस्टेंस दो न्यूक्लियस के बीच में लार्ज हो जाता है, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग हो जाती है। तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक बॉन्डिंग इसमें वीक हो रहा है, तो वीक हो रहा है तो ब्रेक करने में हीट जो है कम ही लगेगा, इसीलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसके जो है डिक्रीज कर जाते हैं टॉप टू बॉटम मूव करने पर। ओके, तो यहाँ लिथियम ऐसे जो इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है सीजियम सॉरी सीएस। तो टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज कर जाएंगे। फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की हम लोग बात करें। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगता है उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाम देते हैं। तो अभी हम लोग देखें रेडियस के लिए, तो हर एक पिरामिड का रेडियस बहुत लार्ज है, सबसे लार्ज है एटॉमिक रेडियस जो है। तो रेडियस लार्ज होने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे ये काफ़ी न्यूक्लियस से लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो है शील्डिंग भी डेवलप करते हैं। तो पूरा जो है शील्डिंग इफेक्ट के वजह से इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो जेड इफेक्ट है कम लगता है, पुअर जेड इफेक्ट शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो जाता है, तो लूजली बाउंडेड होने की वजह से इनको जब एनर्जी देते हैं तो ये बहुत कम ही एनर्जी पा करके इलेक्ट्रॉन जो बाहर रिमूव होते हैं। तो हर एक पीरियड में लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाले ये एलिमेंट होते हैं, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी लो होती है। तो लो लार्ज रेडियस एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी भी हाई होती है। तो पीरियड में लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला एलिमेंट है अल्कली मेटल्स, और इनके ग्रुप में हम बात करें टॉप टू बॉटम तो लिथियम से सीजियम तक पर मूव करेंगे, लिथियम टू सीजियम। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इनके जो है साइज इंक्रीज कर जाएंगे, साइज इंक्रीज कर रहा है टॉप टू बॉटम मूव करने पर ग्रुप में। तो साइज इंक्रीज करेगा तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस से काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। तो जब दूर जाएंगे तो ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन भी ये शील्डिंग इफेक्ट डेवलप करेंगे और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा काफ़ी वीक हो जाएगा
और वीक फोर्स लगेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कम हीट सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी कम देंगे। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाते हैं। ओके, क्योंकि साइज जो है लार्ज हो रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर चले जा रहे हैं। फिर न्यूक्लियस जब अपना फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगाने जा रहा है तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन शिल्डिंग डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है लूजली बाउंड हो रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है। अब इसको रिमूव करने में कम एनर्जी देना पड़ रहा है, तो इसके वजह से लिथियम टू सीजियम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। ओके, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इनके हाई होंगे। तो किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाई होने के लिए कंडीशन याद रखो कि साइज लार्ज होना चाहिए, एटम की साइज क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होना चाहिए, यानी साइज लार्ज होना चाहिए। ठीक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन उसे क्या वीकली जो है बहुत इजीली जो है रिमूव कर देना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। तो सबसे पहले जल्दी से उसको कैटायन बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो जो एलिमेंट जितना इजीली अपना इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव कर देता है, यानी जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितना ही लो होती है, वह उतना ही जल्दी से सबसे पहले कैटायन बनाता है, अपने ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज शो करता है। और जो जितना जल्दी कैटायन बनाता है, हम कहते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ही हाई होती है। तो देखिए ये ग्रुप 1 में कि हर एक पीरियड में अल्कली मेटल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है ड्यू टू लार्ज रेडियस, और लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, जल्दी से कैटायन बनाते हैं, तो इसलिए इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाई होता है। तो हर एक पीरियड में अल्कली मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाईएस्ट होता है सबसे पहले, यानी जल्दी से पॉजिटिव चार्ज शो करने वाले मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपना आउटर मोस्ट का, और इजीली जो है कैटायन फार्मिंग कैपेसिटी रखते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाईएस्ट होती है हर एक पीरियड में। तो अभी बताया ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाई होने के लिए क्या होना चाहिए, साइज लार्ज होना चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होना चाहिए, ये कंडीशन ध्यान में रखो। और ग्रुप में टॉप टू बॉटम बात करें, ग्रुप में टॉप टू लिथियम टू लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होने की वजह से इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज कर जाते हैं, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेंगे। ओके, क्योंकि साइज लार्ज है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है। तो उसके बाद हम लोग बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ये मेटल है खास करके, एक्चुअली इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की बात करें, देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, कि कोई कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम है, जैसे HCl की बात कर लो, कोवैलेंटली बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स में है, ये कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के न्यूक्लियस के थ्रू अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, उसी कैपेसिटी या पावर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको अलग अलग स्केल पर एक्सप्लेन किया गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो यहाँ हम लोग डिफिनीशन नहीं लिखेंगे, यहाँ इन अल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो हर एक पीरियड में इनके साइज लार्ज है, लास्ट सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल का ऑक्टेट एक्चुअली इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन गेन है। जैसे लोग सोडियम की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो ये तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल है 8 इलेक्ट्रॉन भर गया, यानी ऑक्टेट गेन है, इनर साइड में ऑक्टेट गेन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में है। तो ऑक्टेट गेन होने की वजह से ये तुरंत 1 इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करता है, लास्ट सेल एक्चुअली साइज भी लार्ज है तो हर एक पीरियड में। तो ये जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग फार्मिंग कैपेसिटी बहुत कम रखते हैं,
तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है हर एक पीरियड में। इन ईच पीरियड अल्कली मेटल हैज लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज, largest size and poor capacity to form covalent bonding। ओके, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव अगर मूव करेंगे इनके ग्रुप 1 में तो लिथियम टू सीजियम तक मूव करेंगे, तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाती है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, ये ध्यान रखिए। उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी एंड आयोनिक मोबिलिटी की जैसे हम लोग बात करें, हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड आयोनिक मोबिलिटी, तो एक्वस सॉल्यूशन में यानी वाटर में एक्चुअली इन एलिमेंट्स को जब ऐड करेंगे तो हाईली मतलब रिएक्टिव भी है, तो ये इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी से काफ़ी हाई हो जाती है। यानी कोई मेटल जो है आप कोई कंपोनेंट को यानी कोई पार्टिकल ऑफ वाटर में ऐड कर रहे हो तो उस पार्टिकल के ऑल अराउंड वाटर मॉलिक्यूल को एग्रीगेट हो जाना, ये हाइड्रेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? हाइड्रेशन। ओके, एनी पार्टिकल के ऑल अराउंड वाटर मॉलिक्यूल को एग्रीगेट होने का जो प्रोसेस है उसको हाइड्रेशन नाम देती है। अब एक्चुअली हम लोग ग्रुप 1 एलिमेंट का स्टडी कर रहे हैं, तो एक्चुअली वाटर में आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव पार्ट है, यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज कंटेन नेगेटिव एरिया है, और हाइड्रोजन जो है पॉजिटिवली चार्ज एरिया है। तो होता है कि यहाँ पर जो है अपोजिट चार्जेस के बीच में न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, और लिथियम एक्चुअली न्यूक्लियस के ऑल अराउंड जो स्फीयर बनते हैं वो निगेटिवली चार्ज स्फीयर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होते हैं। तो अपोजिट चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होते हैं, अब अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग यहाँ पर होता है लिथियम के केस में खास करके कि ये अट्रैक्शन की वजह से इनकी जो H2O मॉलिक्यूल को एग्रीगेट होने की जो कैपेसिटी है, ये बहुत ज़्यादा H2O मॉलिक्यूल एग्रीगेट होते हैं। स्मॉल यहाँ पर एटॉमिक साइज है लिथियम की, तो H2O मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा एग्रीगेट होते हैं। तो ऐसे एग्रीगेशन इतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है कि हाइड्रेटेड लिथियम जो पार्टिकल है इसकी साइज जो है बहुत, हाइड्रेटेड आयन की साइज बहुत लार्ज होती है। अब ये एनर्जी इतना ज़्यादा रिलीज होता है हाइड्रेशन के केस में कि एनर्जी जो है लिथियम के आयनेशन एंथैल्पी से काफ़ी हाई हो जाता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ पर लिथियम के आयनेशन एंथैल्पी से काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से जब कैटायन बनाता है लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो यहाँ पर हाइड्रेटेड लिथियम कैटायन की साइज बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है, काफ़ी लार्ज हो जाती है। इसके बाद सोडियम की जैसे हम लोग बात करें तो सोडियम तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ भी एग्रीगेट होंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ भी हाई है, लेकिन लिथियम के कंपैरिजन में लो है साइज लार्ज होने की वजह से। तो यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल एग्रीगेट होंगे ये, तो उतना एग्रीगेशन नहीं होगा वाटर मॉलिक्यूल का जितना लिथियम के एटम के चारों ओर हो रहा है। तो हाइड्रेटेड आयन की जो साइज है लिथियम के हाइड्रेटेड आयन की साइज सबसे लार्ज होती है। और जो पीरियड में ग्रुप में टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं तो एक्चुअली लिथियम से सीजियम तक एक्चुअली एटॉमिक जो साइज है सबसे लार्ज हो जाती है सीजियम का, 2 3 4 5 6, ठीक। तो साइज लार्ज होने की वजह से यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल्स और सीजियम न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वीक होता है, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी लार्ज हो जाता है यहाँ पर सीजियम न्यूक्लियस और H2O मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर अट्रैक्शन वीक होने की वजह से यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल का जो एग्रीगेशन है बहुत कम हो पाता है। जैसे एक सीजियम है, ये सीजियम, तो H2O मॉलिक्यूल एग्रीगेट होंगे यहाँ पर, यहाँ भी हाइड्रेशन एंथैल्पी फॉलो करेगा, लेकिन उतना एग्रीगेशन नहीं होगा H2O मॉलिक्यूल का जितना जो है लिथियम के पास हुआ था। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्वस मीडियम में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम,
सीजियम। तो यहाँ हाइड्रेट है यानी एक्वस लगा लीजिए, AQ सल्फर जो है। ओके, तो हाइड्रेटेड जो कैटायन है अल्कली मेटल्स के, इनकी साइज की जैसे हम लोग बात करेंगे ना, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब मूव करेंगे तो हाइड्रेटेड आयन की साइज जो है डिक्रीज करती चली जाएगी, ये ध्यान रखिए। ये एटॉमिक आयनिक रेडियस की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये हाइड्रेटेड आयंस की बात हो रहा है। तो हाइड्रेटेड लिथियम की जो साइज है लार्जेस्ट है ग्रुप 1 में, और हाइड्रेटेड सीजियम की जो साइज है लोवेस्ट है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि ये एटॉमिक रेडियस स्मॉल होने के वजह से H2O के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा एग्रीगेट हुए, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हुआ। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, तो ये कंफर्म हुआ। अब एक्चुअली एक्वस मीडियम में है। अगर इनकी कंडक्टिविटी की बात करेंगे, आयनिक मोबिलिटी की जैसे हम लोग बात करेंगे, करंट कैरिंग कैपेसिटी की बात करें, तो इनकी अब देखो यहाँ पर हाइड्रेटेड सीजियम की साइज सबसे छोटी है, तो साइज जितना ही छोटा होगा मूवमेंट उतना ही फास्ट होगा। जैसे मान लो क्लास में ये बेंच पड़े हुए हैं, बच्चे भी हैं, जगह बहुत कम है, अगर एक किसी पर्सन को एंट्री कराया जाए, उसको दौड़ने के लिए कहा जाए, दौड़ने के लिए, तो स्पेस बहुत कम है, तो उतना मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर स्पेस एक्चुअली ज़्यादा रहेंगे, नहीं उसकी साइज नहीं, आदमी बहुत छोटा है, पतला है, तो मूव कर सकता है, और मोटा किसी पर्सन को घुमाया जाए तो इसमें प्रॉब्लम होगा। वही कंडीशन यहाँ भी है कि हाइड्रेटेड लिथियम की साइज बहुत लार्ज है, तो इजीली H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूल जो स्पेस है वो मूवमेंट बहुत कम हो पाएगा, तो इसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। और यहाँ सीजियम के हाइड्रेटेड एक्चुअली सीजियम का जो साइज है कम है, तो ये इजीली मूव करेगा, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी यानी मूवमेंट होगा या जो आयनिक मोबिलिटी होगी हाई होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि लिथियम से सीजियम तक आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज करता है, ध्यान रखें। आयनिक मोबिलिटी लिथियम टू सीजियम इंक्रीजेस एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ओके, रिड्यूसिंग नेचर की बात करें, रिड्यूसिंग नेचर, तो अभी हम लोग आयनेशन एंथैल्पी रेडियस की जैसा बात किए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की है। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, ठीक। तो कोई एटम है, कोई मेटल है, अब अपना इलेक्ट्रॉन गैसीय स्टेट में एक्चुअली अपना इलेक्ट्रॉन जितना ही इजीली वो निकाल देगा, लॉस कर देगा, तो उतना ही इजीली दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, तो कोई एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली अपने तरफ से लॉस करके किसी को जितना ही जल्दी दे रहा है ना, तो समझो कि वो अगले को रिड्यूस कर रहा है। तो इस मेटल को हम कहेंगे इसका रिड्यूसिंग पावर हाई है। तो यहाँ पर अल्कली मेटल का साइज सबसे लार्ज हर एक पीरियड में, साइज लार्ज होने के बाद आयनेशन एंथैल्पी लो है, लो आयनेशन एंथैल्पी है, तो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर दे रहे हैं। और आप इजीली अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, जैसे मान लो कोई हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया X, तो ये इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो जो निगेटिव चार्ज शो करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो इनका जो रिड्यूसिंग पावर है, अगर फ्री स्टेट में देखा है, गैसीय स्टेट में, तो रिड्यूसिंग पावर इनका हाई होता है, हर एक पीरियड में रिड्यूसिंग पावर इनका हाई होता है, ठीक। और टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर इनका जो है इंक्रीज कर जाएगा, साइज क्योंकि लार्ज हो रहा है, आयनेशन एंथैल्पी लो हो रही है। लेकिन जनरली रिड्यूसिंग पावर यहाँ पर एक्वस मीडियम में बात करते हैं। एक्वस मीडियम में अगर बात करेंगे रिड्यूसिंग पावर की, तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो एक्चुअली एक्वस मीडियम में एक्चुअली अभी हम लोग देखें लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी वेरी हाई है, तो लिथियम के हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होने की वजह से
लिथियम हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखो लिथियम हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इनका टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग जो पावर है एक्वस मीडियम में वो जो है रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं। तो याद रखो लिथियम हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसमें। उसके बाद से पोटेशियम आता है, पोटेशियम तो सीक्वेंस को देख लेंगे तो याद रखो हाइड्रेशन एंथैल्पी जितना ही हाई होगा और रिड्यूसिंग पावर उतना ही इसकी हाई हो जाती है। तो ड्यू टू वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम हैज हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर इन ऑल नोन एलिमेंट्स। ओके, तो आज का लेक्चर इतना ही तक। थैंक यू।